एसेट एलोकेशन, गाइडलाइंस फॉर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होती है? अब देखो, जैसे मान लो मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैसे मैं एक ही जगह लगा दूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अलग अलग जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मेरे 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी कि कुछ पैसे मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूँ, कुछ फिक्स्ड एसेट में डाल दूँ, कुछ स्टॉक में डाल दूँ यानी कि शेयर्स में, ठीक है, कुछ बॉन्ड में ले लूँ, कुछ के फिक्स्ड डिपॉजिट कर लूँ, ताकि अगर कहीं से मेरा पैसा डूबे तो ये रिकवर कर ले, ठीक है। कहीं कुछ आरडी में लगा दूँ, कुछ एसवी में लगा दूँ, कुछ को और जगह इन्वेस्ट कर लूँ, या कुछ लिक्विड रखूँ यानी कि कैश ही रखूँ, है ना। और भी जगह इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हम सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं। हम ये सोचेंगे कि थोड़े पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि जहाँ से हमें ये हो कि रिटर्न मिल जाएगा, और थोड़े पैसे हम यहाँ लगा दें कि जहाँ से ये अगर पैसा डूब भी जाता है तो हमें कोई इशू ना हो। सारा पैसे अगर हम ऐसी जगह लगा दें जहाँ पैसा डूब जाएगा, तो फिर बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। तो इसलिए हम पहले सोचते हैं कि पैसों को कैसे कैसे एडजस्ट करना है, तो उसी को हम कहते हैं एसेट एलोकेशन, ठीक है। कि मान लो हम अपने पैसे, हमारा जितना पैसा है उसको 100% कैसे करें कि 20% एफ करा लेते हैं, 10% का क्रिप्टो ले लिया, ठीक है, 29% का हमने एफडी करा लिया, और 10% का हमने एलआईसी करा लिया यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। तो इस तरह से हम अपने उसको अपने 100% को इस तरह रिकवर करते हैं कि सारे पैसे भी लग जाए और हमारा पैसे सारे एक ही जगह ना रहे, अलग अलग जगह भी जाए, ठीक है। जैसे asset allocation is the implementation of an investment strategy that that attempts to balance risk versus reward by adjusting the percentage of each asset in an investment portfolio according to the investor's risk tolerance, goals, investments, टाइम फ्रेम, है ना। वही सब मैंने कहा ना कि हम अपने अपने जो हमारा वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, इस तरह से बनाते हैं कि हमारे हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लग भी जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम पे ज़्यादा बर्डन आ जाए। हम जितना हम रिस्क टॉलरेंस कर सकते हैं उतना हम ऐसी जगह लगा देते हैं पैसा जहाँ रिस्क होता है। फिर कुछ हम अपना फिक्स्ड डिपॉजिट या इन सब में लगा देते हैं, पीपीएफ में, ताकि हमारा पैसा सेफ भी रहे। और हम अपना गोल देख के कि हमारा गोल क्या है, उसको देख के अपना इन्वेस्टमेंट का एक पूरा पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, परसेंटेज किसकी कम है किसकी ज़्यादा रखनी है उसी के हिसाब से रखते हैं। जो हमारा गोल है, फाइनेंशियल गोल क्या है कि हाँ कितना पैसा हमें चाहिए, तो किस तरह से हम उसको इन्वेस्ट करें कि हमें एंड में इतना मिल जाए। उसी तरह से हम अपने गोल को अचीव करने के हिसाब से ही एलोकेशन करते हैं, ठीक है। द फोकस इज़ ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। जो भी पोर्टफोलियो है हम उसको बनाने के लिए सारे करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं, किसी एक पे नहीं। हर किसी को देखेंगे, हर किसी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद सब कुछ देखने के बाद ये देखेंगे कि हाँ कहाँ हमें कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सच अ स्ट्रेटजी कॉन्ट्रास्ट विद एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। अलग अलग स्ट्रेटजीज लगा के अलग अलग इन्वेस्टर, जहाँ पे अलग अलग तरह से इन्वेस्ट होता है, हर हर चीज़ को अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितना, किस में कितना प्रॉफिट है, किस में कितना रिस्क है, सबको अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे, और फिर एक स्ट्रेटजी बना के उस अप्रोच को यूज़ करके फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो उससे पहले हमें काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स। अब इनके 6 क्लासिफिकेशंस होते हैं। करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट यानी कि वो एसेट्स जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक के टाइम के पीरियड के लिए। जैसे कि दिस टाइप ऑफ एसेट्स कैन बी readily converted into cash or its equivalent resources typically within a year
एंड आर नोन एज लिक्विड एसिड्स। ये वो एसिड्स होते हैं जो 6 से 1 महीने के लिए होते हैं, ठीक है। इनको 6 से 1 महीने के अंदर अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं मनी में, ठीक है। ये वो एसिड्स होते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म। ये वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। जो भी कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करा हुआ होगा वो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन करंट एसेट्स। और जितने भी करंट एसेट्स होते हैं वो जो तुरंत के लिए होते हैं। तो वो सब एसेट्स कौन से होते हैं? आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स टर्म कौन से हो गए? जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके फिक्स टर्म, जो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज हार्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, दीज रिसोर्सेज आर नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। जो बहुत जल्दी से कन्वर्ट नहीं होते कैश में, ठीक है। और इट्स इक्विवेलेंट काइंड के नहीं होते ना, जो बहुत जल्दी से एसेट से कैश में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड, कि हाँ ये फिक्स्ड है, ये कन्वर्ट नहीं होंगे जल्दी से। अब ऐसा नहीं है, मान लो कोई फिक्स्ड एसेट ही है ना, और वो हो गया जल्दी कन्वर्ट, यानी कि मान लो वो 6 महीने के अंदर कन्वर्ट हो गया कैश में, तो फिर वो आपका फिक्स्ड एसेट कहलाएगा नहीं, फिर वो आपका करंट एसेट कहलाएगा। जैसे मान लो आपने कार खरीदी थी, विद इन 1 ईयर या 6 मंथ के अंदर अंदर आपने उसको सेल कर दी, तो अब वो आपका फिक्स्ड एसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उसको जल्दी सेल कर दिया, तो वो आपका करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक बेसिक मीनिंग ये समझ लो कि जो भी चीज़ अगर आपने 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर जिसको आपने कन्वर्ट कर एसेट्स को कन्वर्ट करके मनी में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आपकी करंट हो जाएंगी, फिर चाहे वो फिक्स्ड ही क्यों ना हो, वो तब भी करंट हो जाएगी। और फिक्स्ड एसेट वही होगी जो 1 साल से बाद से ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि 2 3 4 5 साल लग रहे हैं, वो हो जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट। और जो जो 6 महीने से 1 साल के बीच बीच में ही हो रही है, तो वो हो जाएगी आपकी करंट एसेट। उसमें फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप 6 महीने से 1 साल के बीच में बेच पाए या कन्वर्ट कर पाए कैश में, वो आपको हो जाएगा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स जैसे कि लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट। इनको हम कंसिडर कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट में, क्यों? क्योंकि देखो लैंड जल्दी से बिकेगा भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं है तुमने आज लैंड खरीदा कल बेच भी दिया, वो एक तो बिकेगा भी नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिक्स्ड रहेगा। ऐसी मशीन भी एकदम से खरीद के एकदम से कोई क्यों ही सेल करेगा, है ना। तो इसको भी हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं करते। इक्विपमेंट्स भी, बिल्डिंग भी, पेटेंट्स भी, ट्रेडमार्क, इनमें से कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? देखो दो तरह के एसेट्स होते थे, टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल कौन से होते थे? जो देख सकते थे। इंटेंजेबल कौन से होते थे? जो नहीं देख सकते थे। जैसे कि देखने वालों में जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब हो गया। इंटेंजेबल में जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब, ठीक है। तो टेंजेबल देखते हैं। Similarly, assets with a physical existence are categorized as tangible assets. वही जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो देख सकते हैं, फिजिकली है, छू सकते हैं, वो सब कौन से टेंजेबल हो गए? वो सब कौन से एसेट्स हो गए? टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। जैसे कि स्टॉक हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस सप्लाईज, इक्विपमेंट, मशीनरी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अमॉन्ग अदर और फंक्शनिंग एग्जांपल्स ऑफ टेंजेबल एसेट्स। ये सब कौन से एसेट्स हैं? टेंजेबल। इनटेंजेबल एसेट्स कौन से होंगे? वही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि गुडविल, ये सब, है ना। ऑन द कंट्री, एसेट्स विच डू नॉट possess a On the contrary, assets which do not possess a physical existence come under the category of intangible assets. वो जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम किन कैटेगरी में डालते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स वुड बी मार्केट गुडविल, corporate intellectual property, patents, copyrights, permits, trade secret, etc. ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स।
नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एसेट। ऑपरेटिंग एसेट जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कॉपीराइट, गुडविल, स्टॉक एटसेट्रा आर टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एसेट। जैसे कौन से एसेट्स होते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स। टिपिकली सच एसेट्स आर यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके डेली बेस पे जो आपके डेली पे यूज़ होते हैं, मतलब जो रोज़ यूज़ होते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब आपको क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होंगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं और कुछ ना कुछ आपका रेवेन्यू जनरेट करती हैं डेली पर्पस पे, वो आपकी कौन सी एसेट्स होती हैं? वो होती हैं आपकी ऑपरेटिंग एसेट्स। जैसे कि are typically such assets are used to generate revenue and to maintain daily operations। वही जो आपके डेली ऑपरेशंस को मेंटेन करती हैं, डेली जनरेट करती है रेवेन्यू, उसके लिए यूज़ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होगा? उसका उल्टा, यानी कि जो डेली पर्पस पे, यानी कि जो डेली पर्पस पे यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो दीज एसेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग डेली ऑपरेशंस। दे दे टेंड टू हेल्प जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करती हैं, पर वो डेली पर्पस के लिए नहीं होती, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसके लिए? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का इन टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लिया हमने, तो ये क्या है, ये डेली तो नहीं मिलेगा, पर ना 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर इसकी रिवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। वीकेंड लैंड, इनकम जनरेटेड थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी पे अगर आपने कोई एफडी कर रखी है तो उससे जो आपको पैसे आएंगे वो, तो ये क्या होगा आपका? ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, एक बार हम रिवाइज करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स थे? करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, जो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मनी कन्वर्ट कर दे, वो। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? जो 1 साल, 2 साल, 3 साल से ज़्यादा चल जाए, ठीक है। टेंजेबल एसेट्स जो फिजिकली फिजिकली दिखते हैं वो, और इंटेंजिबल जो फिजिकली नहीं होते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ऑपरेटिंग एसेट्स वही जो डेली बेस पे ऑपरेट कर सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो डेली बेस पे नॉन ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। अब ये क्या होता है? अब देखो, ऐसे एसेट्स जो हमें हमेशा कमा के देंगे, ठीक है। कि जैसे कि बिल्डिंग होगी, भाई हमें हमेशा कमा के देगी, लैंड हमेशा कमा के देगी, मशीनरी हमेशा कमा के देगी, मशीन पे आप काम करोगे तो वो हमेशा आपको पैसे कमा के देगी। लैंड लैंड आपने ज़मीन खरीद ली, उस पर खेती करी तो उससे आपको पैसा है, या फिर अगर आपने लैंड किसी को रेंट पे दे रखा है तो उसका रेंट आया है। बिल्डिंग के हमेशा कमा के देगी, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ऐसा होता है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक स्टॉक होता है, एक बॉन्ड होता है। स्टॉक क्या हो गया? शेयर्स हो गए। बॉन्ड क्या होता है आपका? एक पेपर होता है जो गारंटीड होता है कि वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब जो स्टॉक है उसमें क्या होगा, वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें आपका पैसा आपको मिल भी सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, ठीक है। इसमें दोनों ही बातें हैं। लेकिन बॉन्ड में क्या होगा? फिक्स्ड है, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कैश कम मिलेगा और स्टॉक में आपको कैश ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा रिस्क उसमें ज़्यादा पैसा, जिसमें कम रिस्क उसमें कम पैसा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ऐसा ये चलता है, ठीक है। अब जैसे कि इन एसेट्स एलोकेशन प्लानिंग द डिसीजन ऑन एन अमाउंट ऑफ स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स इन वन पोर्टफोलियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को डिसीज़न लेना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो अपनी अमाउंट को स्टॉक में रखे या बॉन्ड्स में रखे।
अगर बॉन्ड्स में रखे तो कितना रखें, अगर स्टॉक में रखे तो कितना रखें, या दोनों में रखे तो कितना कितना रखें। इन सब चीज़ों को पहले पहले ही एलोकेट करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि डिसीज़न के वक्त आप सही डिसीज़न ले पाएँ और आप आगे चल के उससे बेनिफिट भी ले सकें। ठीक है, simply buying stock without regard of a possible bear market can result in a panic selling later. तो क्या, simply buying stock without regard of a possible bear market, अगर आप मार्केट देख के बिना सीधे स्टॉक ले लेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा आपका पैनिक होगा। मतलब क्या होगा, में आपको लॉस भी हो सकता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन थी, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा था या कम आ रहा था, कैसा था, क्या सिचुएशन थी, कुछ पता नहीं था और आपने स्टॉक ले लिया, तो वहाँ सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट के बारे में पता होना चाहिए इससे पहले आपको। ठीक है, वंस टू ट्रू रिस्क टॉलरेंस कैन बी हार्ड टू गैग until having experienced a real bear market with money invested in the market। कितना रिस्क आप टॉलरेंस कर सकते हो उसके हिसाब से कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, रियल मार्केट में कि कितना आप मार्केट में बेयर कर सकते हो रिस्क को, और कितनी आपके पास मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए, उन सब चीज़ों को देख के उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग द प्रॉपर बैलेंस इन के, कि वही प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी लगा दो कि आपको अगर पैसा रिस्क भी हो तो इतना आप टॉलरेंस कर पाओ। ठीक है, और ऐसा भी रखो कि अगर आपका रिस्क में अगर आपका पैसा डूब जाए तो कम से कम कहीं से आप रिकवर कर लो। ठीक है, तो बैलेंस करके किस तरह से आप अपनी प्लानिंग करते हो और देखते हो कि कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए, इन सबको पूरा एलोकेट करते हो, वो होता है आपका रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशंस। डाइवर्सिफिकेशंस क्या होता है, अलाउ इन्वेस्टर्स टू रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स अब रिड्यूस करते हैं जितना भी रिस्क है, भाई रिस्क को रिड्यूस तो करना पड़ेगा ना, कि ज़्यादा रिस्क ना हो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि रिस्क ज़्यादा हो ना, या ज़्यादा भी हो तो उतना हो जितना हम टॉलरेट कर पाएँ। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, associated with their portfolio but may limit potential returns। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आप मतलब अगर आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा लगाओ, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी आपको पैसे की तो आप निकाल पाओ। भगवान ना करे ना पड़े ज़रूरत, पर मान लो ज़रूरत पड़ गई तो आप पैसा उसके लिए सेव करके रखो पहले से, कि ये ना हो कि आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, थोड़ा थोड़ा बचाते रहो। ठीक है, ये होता है आपका डाइवर्सिफाई। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ओनली वन मार्केट सेक्टर में, if that sector significantly outperform the overall market generate superior return, but should the sector decline then you may experience lower return than could have been achieved with a broadly diversified portfolio। पहले आप एक जगह स्टॉक इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, उसके बाद क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपके अंदर कुछ डाइवर्सिफिकेशन आएंगे, मतलब कुछ चेंजेस भी आएंगे कि हाँ इस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आप फिर अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे। तो यही होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एसेट एलोकेशन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो टाइप्स है, एक फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एसेट एलोकेशन डिसीजन को। तो हम पहले फैक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले रिस्क टॉलरेंस भाई कितना आप रिस्क ले सकते हो, कि हाँ भाई मैं तो 5 लाख तक का रिस्क ले सकता हूँ, उसके ऊपर मैं टॉलरेंस नहीं कर सकता, इसके ऊपर 1 रुपया भी मेरे लिए हैवी हो जाएगा, तो आपके लिए कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, तो ये होता है आपका रिस्क टॉलरेंस। फिर आता है गोल फैक्टर, कि आपका गोल क्या है, पैसे आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या ही गोल है आपको, कितने ही पैसे चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, कहाँ उसको यूज़ करना है। ठीक है, और कितने टाइम तक चाहिए, ये पूरा गोल आपको पता होना चाहिए। टाइम होरिजन मतलब जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैसा है मार्केट में,
उसमें अभी उस वक्त वो अच्छा चल रहा है या हाई चल रहा है या लो चल रहा है, या हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लायबिलिटीज़ यानी कि आपका खर्चा कितना है, कितना आप खर्च करते हो हमेशा, और कितना आप इन्वेस्ट कर वो कितना आप खर्च करते हो, कितनी आपकी इनकम है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से ही आप अपना इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। अब क्या बात करते हैं टैप्स की। तो क्या है स्ट्रेटजीज फ्रॉम एसेट एलोकेशन। क्या हमें पहले ही अपना एसेट को एलोकेट करना चाहिए कि कितना पैसा आप कहाँ लगाओगे, कितना किस जगह लगाओगे, कितना परसेंट कहाँ जाएगा। ठीक है। अब वो आपका एज बेस्ड हो सकता है कि हाँ, अगर इतनी से इतनी एज के लोग हो तो आप यहाँ पे पैसा लगाओगे, अगर इससे ऊपर की एज के हो तो आप ऐसी जगह पैसा लगाओगे, आपको रिस्क कम लेना पड़े। अकॉर्डिंग टू एज आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन, इनसिक्योर एसेट एलोकेशन कि आप इनसिक्योर मतलब कि ऐसा आपको ऐसी जगह नहीं इन्वेस्ट करना जैसे कि जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि हाँ मेरा पैसा डूब सकता है, तो क्या होगा उसके लिए फिर फिक्स डिपॉजिट कर दो, जहाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो वो हो जाता है इनसिक्योर। जहाँ आपको इनसिक्योर हो तो वहाँ की जगह दूसरी जगह, जैसे जहाँ आपको रिटर्न मिले हमेशा कंपल्सरी कि हाँ यहाँ तो फिक्स्ड है कि रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी जगह जैसे बॉन्ड में, बिल्डिंग में, लैंड में, ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब आता है टैक्टिकल एसेट। अब देखो ये ऐसा एसेट होता है जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं अपना बिल्डिंग विल्डिंग खरीद के रखते हैं। ठीक है। अब वो इसलिए खरीद के रखते हैं कि वो कभी कभी जब वो बेचेंगे तो उसके बदले उसको कैश मिलेगा। अब क्या होता है, मान लो किसी कोई सिचुएशन ख़राब हो गई, घर में कुछ हो गया या तो कोई इशू हो गया, तो क्या करते हैं फिर वो उनको पैसा चाहिए अर्जेंट, तो वो क्या करेंगे, मार्केट रेट मान लो किसी बिल्डिंग का है कि एक ही बिल्डिंग है, उसका मार्केट रेट है 30 लाख रुपीज़। ठीक है। बट अब वो एक ही फैमिली में कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हॉस्पिटैलिटी का खर्चा निकालना है या कुछ करना है। ठीक है। तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए इन हैंड। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो 30 लाख की जो मार्केट में प्राइस चला है 30 लाख की बिल्डिंग का, वो उसको 25 लाख या 26 लाख के अराउंड बेच देगा। ठीक है। पर उसकी शर्त क्या होगी कि मुझे इतने पैसे इन हैंड चाहिए कैश। ठीक है। और वो भी 1-2 दिन में ही। तो उसमें क्या होगा, वो ऐसे थोड़ा सस्ते में बेचेगा और लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उनके 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए बच रहे हैं, तो इस चक्कर में वो भी खरीद लेते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। तो ये होता है आपका टैक्टिकल एसेट्स। अब इसका एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक एक था, ठीक है, एक इंसान था, मान लो एक ए पर्सन था, उसकी एक बिल्डिंग थी। ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट की। ठीक है। उसमें उसने क्या करा, उसमें उसने अपनी कंस्ट्रक्शन लगाई। ठीक है। और उसका 333% डिवाइड कर दिया 3 बार। ठीक है। तो 330 और 333 ऐसे 3 बार डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करा उसने, उनमें कंस्ट्रक्शंस करवाई। कितनी, 3-3 की। कंस्ट्रक्शन कराने में उसके कितने रुपए लगे, उसके रुपए लगे 15 लाख। ठीक है। फिर उसने उसमें बिल्डिंग्स बना दी। बिल्डिंग बनाने में कितने रुपए लगे, 15 लाख। तो कितने हो गए, 30 लाख। ठीक है। अब उसने क्या करा, उस बिल्डिंग को उतने उतने उसको उसने 3 उसमें बेचा। एक बिल्डिंग उसने बेची 50 लाख में। ठीक है। तो अब उसने कमाया कितना, और टोटल मिला के 3 बिल्डिंग बनी, तो 3 बिल्डिंग में कितना कमाया उसने, 1.5 लाख, सॉरी 1.5 करोड़। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 15, आप 30 लाख रुपए माइनस कर दो, उससे ज़्यादा 120, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये एक वो होता है तरीका। ठीक है। तो ये भी एक स्टोरी होती है। ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होता है। अब डायनेमिक क्या होता है कि आप चेंज कर रहे हो, आप आज कैश कर रहे थे, कल आपने एमएफ करवा लिया, फिर आपने थोड़े टाइम बाद शेयर्स ले लिए, फिर आपने और कुछ ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो, चेंज करे जा रहे हो। तो ये क्या होता है, आपका डायनेमिक होता है। ठीक है। ये आपके टाइप्स होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन। ठीक है। रिस्क, पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है रिस्क इज नॉट द सेम एज वॉलेटिलिटी, हाउ मच इट्स प्राइस मूव अराउंड।
ठीक है, अब इसमें वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, अब इसको समझिए जरा अच्छे से। वॉलेटिलिटी मतलब ऐसा होता है, मैं समझा रही हूँ। देखिए क्या हुआ, मान लो आपका गुड है, ठीक है, आपके पास एक गुड्स है जिसका प्राइस अगर इन्फ्लेशन में देखा जाए तो 100 हो जाता है, या सस्ते में देखा जाए तो 90 हो रहा है, ठीक है। और और अभी कितना है, 95। अभी 95 है, अगर कम करेंगे तो 90 रहेगा, 90 से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। अगर महंगा भी करेंगे तो 100 ही रहेगा, 100 से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। तो अब देखो 100 में से 95 माइनस करोगे 5, ठीक है, और 90 में से भी 95 माइनस करोगे तो 5। तो इसमें कितना आपका वॉलेंटी रुपीज़ कितना बैठ रहा है, 5 रुपीज़। तो वो जो आपका 5 रुपीज़ बैठ रहा है ना दोनों तरफ से, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेटिलिटी। वो होती है आपकी वॉलेटिलिटी, कि अगर लॉस हो रहा है तो भी इतना ही हो रहा है, और अगर हाई हो रहा है तो भी इतना ही हो रहा है। तो क्या होगा, आपकी वॉलेटिलिटी कितनी होगी, आपके 5 रुपीज़ की, ठीक है। ये होती है आपकी वॉलेटिलिटी, ठीक है। रिस्क इज़ नॉट द सेम एज वॉलेटिलिटी। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि रिस्क आपका वॉलेटिलिटी की तरह सेम नहीं होता, कि आज आपको चलो इतना रिस्क हो गया तो कल को भी इतना ही हो सकता है कल को इससे कम हो जाए, पर ये भी हो सकता है कि कल को उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिस्क होता है वो वॉलेटिलिटी के समय सेम नहीं होता, ठीक है। अब अब आता है सेकंड पॉइंट, मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है कि पूरे मार्केट में एवरेज कितना निकल रहा है। सपोज कीजिए से ए की शॉप है, ठीक है, और बी की भी सेम शॉप है, तो लेकिन ए तो कमा रहा है 10,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, बी कमा रहा है 2,000 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन इससे आपका एवरेज नहीं निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा, आप एक बहुत सारी दुकानों का देखेंगे, ठीक है, जैसे मान लो आप जो है आपने एवरेज निकाल रखा था, तो वो कितना निकल रहा था कि हाँ एवरेज मेरा ये है कि इस तरह की दुकानें 7,000 रुपये का प्रॉफिट हर महीने कमा लेती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, और इसमें आप इसमें क्या करोगे, कुछ परसेंट जोड़ोगे, 12% का इसमें NFT लगाओगे, 4% स्टॉक रखाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपका एवरेज क्या निकलना, मार्केट की क्या एफिशिएंसी है, मार्केट कहाँ जा रही है। मतलब कभी कभी होता है मार्केट जो है आपका मतलब लॉस में जा रहा होता है कि पूरा मार्केट ही ऐसा चल रहा है, या कभी कभी होता है मार्केट ऐसा होता है प्रॉफिट में चल रहा है। जैसे कि मान लो दिवाली है ना, दिवाली पे सब लोग कपड़े खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है मार्केट में इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, मार्केट की एफिशिएंसी दिखाती है। आइडेंटिफिएबल फाइनेंशियल गोल। अब ये क्या होता है कि आपका क्या गोल है, ये पहले डिसाइड करना, ठीक है। आपका गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, या रिस्क ज़्यादा लेना है कम लेना है, ये सब चीज़ें आप पहले से डिसाइड करें। ये होता है आपका गोल। एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न, कि आप अपना टोटल रिटर्न कितना चाहते हो, वो आप अपना वो करना कि आप कितना चाहते हो, 10 लाख चाहते हो टोटल रिटर्न, 20 लाख चाहते हो, जितना लगाया उससे कितना परसेंट ज़्यादा चाहते हो, वो सब। ऑप्टिमल एसेट मैक्सिमम एसेट, मतलब वही है कि हम अपना एसेट लेना है तो हम कहाँ का ज़्यादा रखेंगे, कि गोल्ड ले लो, गोल्ड में भी हो जाएगा, IMF करा लो, म्यूचुअल फंड शेयर्स ले लो, और ये सब कराएंगे, ठीक है। 6 आता है द मार्केट साइकिल लीड द इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। जो मार्केट साइकिल होती है वो इकोनॉमिक साइकिल को लीड करती है। जैसे मैंने बताया, आपको भी बताया था कि मार्केट साइकिल, फॉर एग्जांपल आप ये समझो जैसे कि आप कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमी को भी प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे मान लो दिवाली है या किसी की शादी हो रही है, ठीक है, अब घर में किसी की शादी हो रही है तो आप कपड़े खरीदोगे, गोल्ड खरीदोगे, और बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे, ठीक है। उसके लिए वेडिंग कार्ड्स बनवाओगे, ठीक है, कपड़े खरीदोगे, टेलर को भी दोगे, तो क्या हो रहा है, आप उसको भी पैसे दे रहे हो, ठीक है। और अगर आप कपड़े खरीदो तो कपड़े वालों को भी पैसे दे रहे हो, ठीक है, और वो कपड़े वालों को पैसे दे रहे हो तो उनको पैसा मिल रहा है, तो वो और माल लेके आ रहे हैं। ऐसे ही आप जो है डेकोरेशन करवा रहे हो अपने घर में, तो डेकोरेशन वाले को बुला रहे हो, उनको भी पैसा मिला है। तो इकोनॉमी, अगर मार्केट साइकिल में चल रही है तो इकोनॉमिकल साइकिल भी चलेगी, मतलब ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, एक इस तरह से समझो आप
आपको समझ में आएगा। जैसे एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट की एक कंपनी है, ठीक है, उसने कोई किसी की चीज़ की डिमांड हुई। अब डिमांड हुई तो उसका प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट बना, प्रोड्यूसर ने किसी प्रोडक्ट की डिमांड हुई, ठीक है, तो उसके प्रोड्यूसर ने उसको बनाना शुरू करा। अब प्रोड्यूसर ने बनाना शुरू करा तो उसके लिए एम्प्लॉय जनरेट करे तो एम्प्लॉय को पैसा मिला, तो एम्प्लॉय ने खर्च करना शुरू करा अपने ऊपर, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस हुए, उसके बाद फिर डिमांड बढ़ी उस प्रोडक्ट की, तो फिर प्रोड्यूसर ने सेम चीज़ करी, फिर एम्प्लॉय करे, और फिर कुछ नया जनरेट करा, फिर कुछ नई चीज़ें इवेल्युएट हुई। तो ये क्या है, मार्केट उसी तरह से चलता है कि जैसी डिमांड बढ़ेगी वैसी चीज़ वो सस्ती बनेगी और ज़्यादा बनेगी। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन आएगा, यानी कि प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। तो हर चीज़ के लिए डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। जैसी डिमांड बढ़ेगी वैसी चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। ये होता है आपका द मार्केट साइकिल लीड द इकोनॉमिक साइकिल। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ भी कर सकें पैसा, ठीक है। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। टाइम ओरिजिन मतलब कि क्या किस समय कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है, क्या टाइम क्या इकनॉमी चल रही है, किसका कितना रेट है, वो सब देख के इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, मतलब आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, वही कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि आप कितना पैसा अगर आपको डूब जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो हो गया आपका रिस्क, क्या था, हाँ, इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। तो आपके क्या क्या पॉइंट हुए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे और भूलो भी ना, ठीक है, पेपर में याद रहेगा। तो पहला था जैसे एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न, आइडेंटिफिएबल फाइनेंशियल गोल, मार्केट एफिशिएंसी, द मार्केट साइकिल लीड द इकोनॉमिक साइकिल, डाइवर्सिफिकेशन, टाइम हॉरिजन, इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, और लास्ट रिस्क इज द नॉट द सेम एज वॉलेटिलिटी, हाउ मच इट्स प्राइस मूव अराउंड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जो एसेट एलोकेशन के आपको याद रखने हैं, ठीक है। हो सकता है ये पेपर में भी आ जाए, तो हमें इस तरह से तैयार रखना है। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, अब रिटायरमेंट की प्लानिंग, अब भाई रिटायरमेंट के लिए तो सब ये सोचते हैं कि अभी से क्यों पढ़ रहा है, हम अभी सोना रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे, जब बुढ़े होंगे तब प्लानिंग करेंगे। नहीं भाई, रिटायरमेंट भले ही बाद में होगे, रिटायर भले ही बाद में होगा, पर इसकी प्लानिंग आपको पहले ही करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जैसे पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग करोगे तभी तो जब रिटायरमेंट होगा तो आप उस तरह से काम कर पाओगे। अब रिटायरमेंट की प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग मीन्स प्रिपेयर टुडे फॉर योर फ्यूचर, मतलब वही कि फ्यूचर में जो आप रिटायरमेंट लेने वाले हो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होना, ठीक है। लाइफ सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू मीट ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम्स इंडिपेंडेंटली, ताकि आप अपने सारे गोल्स, सारे ड्रीम्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब कंटिन्यू में रखो और इंडिपेंडेंटली उन्हें अचीव कर सको। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान, स्पेशली एट अ यंगर एज, ये एक असेंशियल पार्ट है, ठीक है। किसके लिए, यंगर एज में ही आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि इंक्लूड्स सेटिंग योर रिटायरमेंट गोल, आपको रिटायरमेंट में क्या गोल रखना है उसको पहले से सेट करना, ठीक है। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ मनी यू विल नीड, कितने रुपए आपको लगता है कि हाँ मेरे को रिटायरमेंट के बाद इतने रुपए चाहिए, इतने में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्या गोल करते हो कि रिटायरमेंट के बाद कुछ करना है या नहीं करना है, कि ज़्यादा पैसा चाहिए या कम में काम हो जाएगा, तो ये सब पहले से डिसाइड करना। इन्वेस्टिंग टू ग्रो योर रिटायरमेंट सेविंग्स, इन्वेस्ट करना कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे रिटायरमेंट की सेटिंग्स के लिए, ताकि आप अपने रिटायरमेंट अच्छे से करो, उसके हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना है वो सब। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए इज़ अ 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब कोई ए है जो 25 सालों का हो गया, ठीक है। एंड ही प्लान्स टू बिल्ड एन एस्टिमेट कॉप्स ऑफ रुपीज़ 2 करोड़, तो वो चाहता है, वो प्लान कर रहा है कि
से कम वो 2 करोड़ रुपए तो एस्टिमेट कर ही ले अपने आगे आने वाले टाइम में। देन ही प्लान टू रिटायर एट द एज ऑफ 60। तो सोचा कि मैं 60 की एज में रिटायर होऊंगा। फॉर दिस ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग रुपीज 3,05,500। तो उसके हिसाब से उसने इन्वेस्ट करने शुरू करे कितने, 3,500 पर मंथ। ठीक है, यानी कि 3,500 रुपये पर महीने उसने इन्वेस्ट करने शुरू करे एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% एंड एक्यूमुलेट मोर देन हिज टारगेट अमाउंट दैट इज ₹2.5 करोड़। मतलब उसने अभी से 3,500 रुपये इन्वेस्ट करने शुरू करे तो उसके जब तक उसको रिटायरमेंट चाहिए था तब तक उसके कितने हो गए, 2 करोड़ रुपये हो गए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका रिटायरमेंट की। अब देखो मैं आपको एक बार अच्छे से समझाती हूँ कि कोई मिस्टर ए था, उसने क्या करा, 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको 2 करोड़ रुपये चाहिए थे और उसने सोचा कि मैं अपनी 60 की एज में रिटायरमेंट लूँगा। ठीक है, और उसको तब तक 2 करोड़ रुपये चाहिए थे। तो उसने क्या करा, हर महीने 12% के रेट पे इन्वेस्ट करने शुरू करे। कितने रुपए, 3,500 रुपीज़। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब उसको चाहिए थे तब उसके कितने पैसे हो गए, 2.5 करोड़। और उसने सोचा भी इतना था। तो मतलब देख लो, अगर आप लोग भी अभी इसी एज से शुरू करोगे तो रिटायरमेंट के एज तक आप कितने हो जाएंगे। और मैं तो यही सलाह दूँगी, आप लोग अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है भाई, पैसा हर किसी को चाहिए होता है ना। तो अभी से इन्वेस्ट करने की आदत डाल लो तो बड़े ही है ना। अब रिटायरमेंट, अब हम आगे चलते हैं। तो क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग नीड। रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों है, मतलब इसकी प्लानिंग ही क्यों करनी है। टू मीट डेली एक्सपेंसेस, टू बाय हाउस होल्ड आइटम्स ऑफ FMCG गुड्स। कुछ डेली देखो जैसे डेली एक्सपेंसेस हमारे चलते रहते हैं कि ख़रीदारी में, तो हम मतलब इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ घर की चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ वही, लाइफ स्टाइल चेंज होगा आपका। ठीक है, टू कन्वर्ट मेडिकल एक्सपेंस, टू कवर मेडिकल, जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसको आप कवर कर पाओगे। डॉक्टर की फ़ी, मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, ये सब। टू फाइट इन्फ्लेशन, महंगाई में भी सही से रह पाओगे। ठीक है, टू बी एमरजेंसी रेडी, कोई इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी अदर सिचुएशन हो जाती है इमरजेंसी, तो उसमें भी आप रेडी रहोगे। टू मीट द रिटायरमेंट गोल लाइक ट्रैवल, हाँ अगर आपको मान लो आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग करना, आपने सोच रखा है कि हाँ मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ जाऊँगा, ये घूमूंगा वो घूमूंगा, तो उसके हिसाब से आपको फिर अपने लिए पैसा रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करके चलना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की वजह से ही हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, योर फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट गोल, मतलब आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका रिटायरमेंट गोल क्या है, इन सबको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 होगा। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, एनालाइजिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करोगे। ठीक है, कि हाँ करंट फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी इतनी है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरी इतनी इनकम है। ठीक है, मेरे पे इतना लोन है, इतना मुझे जो है घर में खर्चा होता है, इतना मेरी बच्चों की एजुकेशन में जाती है फ़ी, सॉरी, इतना मेरी खुद के एजुकेशन में फ़ी जाती है, या अगर और कुछ एक्सपेंशन हैं तो वो, तो मतलब का फाइनेंशियली अभी कितने वो हो, अभी सिचुएशन कितनी है। ठीक है, स्टेप 3 में रिस्क प्रोफाइलिंग, मतलब आप कितना रिस्क ले पाओगे। ठीक है, कितना रिस्क बेयर कर पाओगे। स्टेप 4 क्या होगा, एसेट एलोकेशन। आप एसेट को एलोकेशन करोगे उसके बाद। ठीक है, कि हाँ मैं मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो मैं इतना इधर लगा दूँगा, इतना PF कर लूँगा, इतना शेयर्स ले लूँगा, इतने बॉन्ड्स ले लूँगा, इन सब की तरह। ठीक है, और फिर आता है स्टेप 5, इन्वेस्टमेंट को एलोकेशन करना।
इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करना और स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है। स्टेप 6 आता है पीरियोडिक मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। मतलब कि जो आपने पीरियोडिक बनाई है अब इससे पहले वाले स्टेप में, उसको मॉनिटर करना कि कुछ रह तो नहीं गया या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। और अगर कुछ है तो दोबारा रीबैलेंसिंग करना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रोसेस। एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था आपका आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल and retirement goal. Step 2 analyzing your current financial situation. Step 3 risk profiling. Step 4 asset allocation. Step 5 investment allocation strategy. Step 6 periodic monitoring and rebalancing. उसके बाद